स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों हम लोग जो है वो आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की क्या भूमिका होती है उस पर चर्चा कर रहे थे, और उसी पर हम लोगों ने देखा था कि ये जो है वो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय MSME मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। तो इसके संबंध में और क्या क्या जानकारी आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है, और खासकर ग्रामोद्योग विकास योजना को बहुत ढंग से आपको समझकर चलना है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्लास है। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाकर यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, और ऐप में तो ये अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए, ये है दोस्तों खादी और ग्रामोद्योग आयोग, दोनों एक साथ ही इसका जो है वो संचालन होता है। हालांकि खादी विकास योजना अलग से और ग्रामोद्योग विकास योजना अलग से हम देखेंगे। देखिए, पहला देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग संसद के एक अधिनियम 1956 के 61वें और 1987 के 12वां एवं 2006 के अधिनियम 10 के द्वारा सृजित विधि विहीन संगठन है। इसका मतलब ये संविधान के द्वारा, विधि के द्वारा गठित, संसद में इसके लिए एक कानून बनाया गया है ना। तो ये विधि विहित, विधि के द्वारा बनाया गया एक संगठन है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में इसकी विशेष भूमिका क्या है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये 56 में दोस्तों इसका जो है वो क्या हुआ था, अधिनियमित हुआ था खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1957 में हुई है। 56 में अधिनियमित हुआ और इस आयोग की स्थापना कब हुई, 1957 में। नेक्स्ट, यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो है वो मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है दोस्तों, और उसी के प्रशासनिक नियंत्रण में ये कार्यरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ाया। अच्छा, इसको हम नोडल एजेंसी भी बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं, अगर नोडल एजेंसी पूछे इसका कौन सा है, तो आप याद रखेंगे इसका नोडल एजेंसी है MSME मिनिस्ट्री, मंत्रालय। खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने और विकसित करने के अलावा यह KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमेटी, खादी और उद्योग उत्पादों के उत्पादन विपणन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करता है। हमने इसके संबंध में पिछली क्लास में बात भी की थी। मुख्यतः ये क्या करता है दोस्तों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है वो उत्पादों के उत्पादन को, ठीक है, उत्पादन किया जा रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसके साथ क्या जरूरी हो जाता है, विपणन, उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए, है ना। विपणन के माध्यम से, विपणन होगा तभी लोग जो बनाए हैं, जो भी उत्पादन किया जा रहा है, उससे उसको आय होगा, उसको रोजगार मिलेगा, है ना। तो उसी के माध्यम से, विपणन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तथा इससे क्या होगा, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ठीक, प्रारंभ से ही हम ये देखेंगे कि जब भारत देश आजाद हुआ था तभी से गांवों की स्थिति को मजबूत करने के लिए जोर दिया गया था। कई लोगों ने कई सारे कथन इस पर कहे थे। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि जो भारत की जो आत्मा है वो गांवों में बसती है, और भारत की अर्थव्यवस्था को यदि मजबूत करना है तो आपको ग्राम की जो है वो अर्थव्यवस्था मजबूत करनी पड़ेगी, गांवों को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य जो करती है वो कौन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ठीक, इस आयोग का प्रधान कार्यालय देखें कि इसका कार्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका जो कार्यालय है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसका जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। किसके अंतर्गत आता है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के अंतर्गत। संसद अधिनियमित कब हुआ, 1956 में। स्थापना कब हुई, 1957 में। ठीक, चलिए आगे देखें इसके मुख्य उद्देश्य। हालांकि इसके उद्देश्य और भी हैं, परंतु मुख्य रूप से उद्देश्य हम देखें यही है। पहला, रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य।
इसका जो प्रमुख रूप से उद्देश्य है दोस्तों, ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके, ठीक है, ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत, बाकी सब चीजें बाद में होंगी, पहले रोजगार ही प्रोवाइड नहीं होगा तो उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत, उनको ऊपर उठने का अवसर ही नहीं मिलेगा, पैसे ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, उनको रोजगार प्रदान करने का एक सामाजिक उद्देश्य है। दूसरा, बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करने का आर्थिक उद्देश्य। अब भैया रोजगार प्रदान किया गया है ना, उद्योग, छोटा उद्योग निकाला गया, तो आप ऐसी चीजें बनाएंगे जो मार्केट में जिसका क्या हो, मांग हो। अगर मार्केट में, बाजार में उसकी मांग नहीं है, मांग के अनुरूप आप चीजों का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उत्पादन नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपका माल बिकेगा ही नहीं, तो वो आपको जो है वो अर्थव्यवस्था के अनुरूप आर्थिक जो है वो लाभ प्राप्त होगा ही नहीं, है ना। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, बिक्री योग्य, जो बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन करवाने का आर्थिक उद्देश्य, ठीक है, तो दूसरा याद रखेंगे। तीसरा देखिए, जनता में आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज की भावना पैदा करने का व्यापक उद्देश्य। जनता में क्या करना, जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुदृढ़ ग्राम स्वराज की भावना पैदा करना। ग्राम स्वराज, ग्राम अपने आप में स्वयं राज करे अपने क्षेत्र में, इस प्रकार की भावना जो हम पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं। ग्राम स्वराज मतलब ग्राम में रह रहे लोगों का ही ग्राम पर, अपने गांव पर राज हो, वे अपने गांव का जो है वो संचालन स्वयं करते हो। वो तब होगा जब गांव जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तब होगा जब गांव के लोगों को पूर्णतः रोजगार प्राप्त होगा, तब होगा जब गांव के लोग, सभी लोग आत्मनिर्भर होंगे, है ना, किसी ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ग्राम स्वराज की भावना जो है वो डेवलप होगी। तो ये तीन मुख्य रूप से उद्देश्य को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस आयोग के सदस्य के बारे में, सदस्य कौन कौन होंगे। तो आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 6 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 6 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे। इसमें कौन कौन होगा, तो देखिए, खादी और ग्रामोद्योग में विशेष ज्ञान युक्त न्यूनतम 10 वर्ष के अनुभव वाला व्यक्ति। ये जो 6 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे वो कौन होंगे, खादी और ग्राम उद्योग में विशेष ज्ञान रखता हो, ठीक है, जिसको खादी उद्योग और ग्रामोद्योग के बारे में विशेष ज्ञान हो वो व्यक्ति होगा, और जिसको न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कितना, न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव उसे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें देश के 6 भौगोलिक अंचलों का प्रतिनिधि। 6 भौगोलिक अंचल मतलब 6 अलग अलग क्षेत्र से लोग होने चाहिए, ठीक है। ये जो लोग होंगे वो क्या होंगे, एक राजस्थान से है, तो एक आंध्र प्रदेश से, एक उड़ीसा से, एक यूपी से, एक जम्मू कश्मीर से, इस प्रकार 6 अलग अलग भौगोलिक अंचलों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो ये 6 जो गैर आधिकारिक सदस्य होंगे वो खादी और ग्रामोद्योग में विशेष ज्ञान रखेंगे, जिनको 10 वर्ष का अनुभव होगा। इसके अलावा 6 अलग अलग भौगोलिक अंचलों का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 जो गैर आधिकारिक सदस्य हैं, 4 जो गैर आधिकारिक सदस्य हैं, जिनमें प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित क्षेत्र से होगा। जैसे देखिए, पहला, एक सदस्य जो होगा वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव युक्त हो। किसमें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विशिष्ट ज्ञान रखने वाला और अनुभव युक्त एक सदस्य होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखने वाला। दूसरा जो है, एक सदस्य विपणन में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखने वाला। विपणन में, ठीक है, बाजार की मांग, बाजार तक सामान को पहुंचाना, किस सामान का उत्पादन करना है, क्या क्या चीजें हैं, है ना, व्यापार का उसको पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। एक सदस्य साइंस एंड टेक का ज्ञान और अनुभव हो, दूसरे को विपणन में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। तीसरा बात करें, एक सदस्य ग्रामीण विकास में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव युक्त हो। ग्रामीण विकास मतलब गांव का विकास कैसे किया जा सके उसका उसको विशिष्ट ज्ञान हो और अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति होगा।
तो यहाँ से एक व्यक्ति हो गया, यहाँ से भी एक व्यक्ति हो गया और यहाँ से भी एक व्यक्ति हो गया। एक सदस्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव युक्त हो। एक सदस्य जो है वो तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण में, ठीक है, विशिष्ट ज्ञान और अनुभव युक्त हो। तो ये टोटल दोस्तों कितने हो जाएंगे, 4 सदस्य हो जाएंगे। ये 6 सदस्य और ये 4 सदस्य दोनों मिलाकर कितना हो गए, 10 सदस्य हो गए। ठीक, इसके बाद देखिए पदेन सदस्य भी होंगे। इसमें कौन कौन पदेन सदस्य होगा, तो इसको ढंग से देखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष अथवा भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी जो उप प्रबंध निदेशक पद स्तर से नीचे का ना हो। नमस्कार, आप सभी का एडीओ की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लेकर आए हैं आपके लिए एडीओ का फुल ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको सभी विषयों के वीडियो क्लासेस मिल जाएंगे, सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और 10+ टेस्ट सीरीज अपने आप को परखने के लिए मिलेगा। बहुत ही न्यूनतम फीस, ओनली 50% ऑफ में आपको मिलेगा और इसके लिए जो नंबर शो रहा है वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें दी हुई है, पूरा डेमो क्लासेस का वीडियोस दिया हुआ है, तो पहले आप वीडियो देख लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, नीचे एप्लीकेशन गुरुकुल एकेडमी का लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। देखिए पदेन सदस्य होगा कौन, या भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष होगा या भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अधिकारी होगा जो उप प्रबंध निदेशक पद स्तर से नीचे का नहीं होगा, वो पद पर रहते हुए। समझ में, भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष या उसके द्वारा एक व्यक्ति अधिकारी जो नामित किया गया है जो उप प्रबंध निदेशक से कम स्तर की श्रेणी का अधिकारी नहीं होगा, वो इसका पदेन सदस्य होगा एक। ठीक, एक जो है वो मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन सदस्य होगा, सीईओ। सीईओ जो है वो खादी एवं ग्रामोद्योग का आयोग का जो सीईओ है वो भी इसका पदेन सदस्य होगा वो भी क्या होगा, इसका पदेन सदस्य होगा। तीसरा देखें, वित्तीय सलाहकार जो आयोग का मुख्य लेखा अधिकारी भी होगा। ठीक है, एक वित्तीय सलाहकार जो आयोग का मुख्य लेखा अधिकारी होगा वो भी इसका पदेन सदस्य होगा। ठीक है, तो ये 3 जो है वो इसके पदेन सदस्य होंगे, इसको ध्यान रखेंगे। एक स्टेट बैंक का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामित कोई उप प्रबंध निदेशक पद का अधिकारी, या दूसरा जो है वो मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन सदस्य होगा। तीसरा जो है वो वित्तीय सलाहकार जो आयोग का मुख्य लेखा अधिकारी है वो भी इसका क्या होगा, पदेन सदस्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार उपधारा 2 के खंड क के अंतर्गत नियुक्त सदस्यों में से एक पूर्णकालीन सदस्य अध्यक्ष होगा। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जो सदस्य हैं उनमें से एक सदस्य पूर्णकालीन जो सदस्य है वो क्या होगा, इसका इस कमेटी का अध्यक्ष होगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो केंद्र सरकार जो जिसको नियुक्त करेगा उनमें से एक जो पूर्णकालीन सदस्य है वो इसका क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा। ठीक है, तो ये सदस्य हैं, इसको बहुत ढंग से आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ग्रामोद्योग विकास योजना जिसको GVY कहते हैं, ग्रामोद्योग विकास योजना, इसके संबंध में हम कुछ चीजें ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्रामोद्योग विकास योजना सामान्य सुविधाओं, तकनीकी आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अन्य सहायता और सेवाओं के माध्यम से ग्रामोद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए है। इसी बात है, जो ग्रामोद्योग विकास योजना है वो योजना सामान्य सुविधा, तकनीकी आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि उपलब्ध कराना और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए अन्य सहायता उपलब्ध कराना और सेवाओं के माध्यम से ग्रामोद्योग का क्या करना, संवर्धन करना, उसका विकास करना, उसको बढ़ाना, उसका विकास करना इस ग्रामोद्योग विकास योजना का प्रमुख कार्य है। ठीक है,
जीवीवाई में ग्रामोद्योग के अंतर्गत गतिविधियों से निम्नलिखित घटक या वर्टिकल हैं। ये घटक के बारे में मैंने बात की थी, इसके कहीं कहीं पर 7 इसी में दिया हुआ है वेबसाइट में, लेकिन एक 6 है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, पहला है कल्याण एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योग। कल्याण में वेलनेस है ना, वेलनेस जो है वो दिया हुआ है इंग्लिश में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है हस्त निर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग, ठीक है। तीसरा है कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। चौथा है खनिज आधारित उद्योग। पांचवा है ग्रामीण इंजीनियरिंग और नई प्रौद्योगिकी उद्योग। और छठवा है सेवा उद्योग। यहाँ पर मैं बता दूं, कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत ही वन आधारित उद्योग को रख दिया गया है, नहीं तो कई जगह वन आधारित उद्योग को अलग से दिया गया है, उसको मिलाकर 7 हो जाएगा। इसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं उसको बहुत ढंग से आपको समझना है। मैंने पिछली क्लास में वो चीजें आपको बताई है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब इसके पात्रता के संबंध में यदि हम बात करें तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो खादी एवं ग्रामोद्योग विकास योजना का लाभार्थी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, जो भारत का नागरिक है वो इसका लाभार्थी हो सकता है। दूसरा, लाभार्थियों की पहचान KVIC खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, गैर सरकारी संगठनों, खादी संस्थाओं, VI विलेज इंडस्ट्रीज ग्रामोद्योग, KVIB देखिए दोस्तों, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड जो होता है KVIB, ठीक है। DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर और FPO आदि द्वारा की जाती है। FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO द्वारा किया जाता है। लाभार्थियों की पहचान यही करेंगे, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो बोर्ड है, या ग्रामोद्योग जो है, खादी संस्थाएं जो है ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ये सब क्या करेंगे, लाभार्थियों की पहचान करेंगे। आयु के संबंध में दिया हुआ है, आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 55 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितनी, 18 से 55 वर्ष की आयु होनी चाहिए। चौथा देखिए, वैध आधार कार्ड होना चाहिए। सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र देना होगा। या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, या सरकार द्वारा जारी कोई दूसरा पहचान पत्र है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है या और कुछ है, तो आप उसे भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रीय कार्यालय योजना के लिए बजट कार्य योजना के आधार पर आवंटित वार्षिक लक्ष्यांक के अनुसार जागरूकता शिविर आयोजित करके विज्ञापनों के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान करेंगे। पढ़ लेना, विज्ञापन आदि द्वारा लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। नेक्स्ट, लाभार्थी उम्मीदवारों को जन्म तिथि, पता प्रमाण, फोटो और मोबाइल नंबर आदि विवरण प्रस्तुत करने होंगे। जाहिर सी बात है, आपको जन्म तिथि, पता, एड्रेस प्रूफ, फोटो प्रूफ, मोबाइल नंबर, ये सब तो लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट, चयनित लाभार्थियों को स्वयं के अंशदान के भुगतान के साथ साथ उन्हें प्रदान की गई मशीनरी, उपकरण और उपकरणों के रख रखाव के लिए स्वघोषित वचन पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपको सरकार द्वारा कोई मशीनरी प्रोवाइड करवाई गई है जिसमें आपका अंशदान भुगतान किया गया है, ठीक है, और उस मशीनरी को आप सही ढंग से रखेंगे, रख रखाव उसका करेंगे, इसीलिए आपको एक स्वघोषित अपने तरफ से घोषणा पत्र, एक वचन पत्र लिखकर देना पड़ेगा कि मैं अमुक मशीन को जो है वो संभाल कर रखूंगा। इस प्रकार से आपको एक घोषणा पत्र, वचन पत्र जिसको बोलते हैं, देना पड़ेगा। एक परिवार का एक व्यक्ति KGVY के अंतर्गत सहायता के लिए प्राप्त होगा। देखिए, एक परिवार का कितना होना चाहिए, केवल एक व्यक्ति ही इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए प्राप्त होगा, 2 नहीं हो सकता, एक ही व्यक्ति होगा खादी एवं ग्रामोद्योग इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, विकास योजना के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है KVIC, इसे हमने देखा है। KVIB नाबार्ड आप जानते हैं। KVK कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि या बागवानी बोर्ड। पात्र गैर सरकारी संगठनों, RSETI दोस्तों रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
RUDSETI रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ITI आप जानते हैं आदि द्वारा संबंधित उद्योगों में पहले से प्रशिक्षित व्यक्ति GVY योजना के तहत जो है वो सहायता प्राप्त करने के प्राप्त होंगे। तो ये जितने भी दिया हुआ है ना, इनमें यदि उसने पहले से क्या किया है, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, तो वो जो है वो पहले प्राप्त होगा, पहले पात्र होगा इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने का, जिसने KVIC, KVIB, नाबार्ड, KVK, कृषि या बागवानी बोर्ड या कोई पात्र गैर सरकारी संगठन या आर या RDSETI के अंतर्गत है, तो वो अगर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो वह पहले प्राप्त होगा, पात्र होगा। नेक्स्ट, जिन व्यक्तियों के समान समरूप उद्देश्य के लिए अन्य सरकारी योजनाओं से लाभ उठाया है वे पात्र नहीं है। लाभार्थी को इस आशय से संबंधित लिखित वचन पत्र देना होगा। यदि कोई व्यक्ति है दोस्तों जिसने सरकार का कोई अन्य योजना है, जैसे ये योजना संचालित हो रही है ग्रामीण विकास योजना, उसी के समान ही कोई अन्य योजना है, उसी के समरूप हुई कोई अन्य योजना है सेम उद्देश्य को लेकर, उसके तहत कोई व्यक्ति अगर लाभार्थी लाभ प्राप्त कर चुका है तो वह इस योजना के तहत पात्र नहीं होगा और लाभार्थी को इसके संबंध में स्वयं वचन पत्र देना पड़ेगा कि मैंने इस प्रकार से किसी भी योजना का लाभ नहीं लिया है, इसका वचन पत्र लाभार्थी को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, बेरोजगार युवा और BPL श्रेणी आदि से संबंधित लोगों को वरीयता दी जाएगी। जाहिर सी बात है ST, SC, महिला, बेरोजगार जो युवा है और BPL श्रेणी के, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे के जो लोग हैं उन्हें जो है वो वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों, उग्रवादियों, आतंकियों, रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों की विधवाओं और उग्रवाद प्रभावित परिवारों आदि के पुनर्वास के लिए व्यक्तियों को भी वरीयता दी जा सकती है। यदि कोई नक्सली था या उग्रवादी था, आतंकवादी था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया है और या उसकी विधवाएं हैं या अर्धसैनिक बलों का कोई है या रक्षा कर्मी कोई है, तो उनके परिवारों को या उन लोगों को जो है वो पुनर्वास फिर से बसाने के लिए क्या दिया जाएगा, पहली वरीयता दी जा सकती है, पहली प्राथमिकता दी जा सकती है। तो ये इस प्रकार से लाभार्थियों का क्या किया जाएगा दोस्तों, चयन किया जाएगा और ये मानक रहेंगे पात्रता के लिए। अब इसका चयन कौन करेगा, तो देखिए लाभार्थियों का चयन के लिए एक राज्य स्तरीय समिति होगी दोस्तों। क्या होगी, एक राज्य स्तरीय समिति होगी जो ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले कारीगरों के लिए लाभार्थी का चयन करेगा। कौन, राज्य स्तरीय समिति। अब इस राज्य स्तरीय समिति में कौन कौन होंगे, तो देखिए ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना, लेकिन आप इसको याद रखेंगे राज्य स्तरीय समिति और सदस्य कितने होंगे उसको बस ध्यान रखिएगा। एक जो है वो राज्य या प्रभाग का निदेशक, राज्य का जो है राज्य स्तर पर निदेशक जो होगा, या प्रिंसिपल MDTC, है ना, तो इसका एक सदस्य जो क्या रहेगा, इसका अध्यक्ष रहेगा। दूसरा FBAA कैडर का प्रतिनिधि संबंधित SODO MDTCS के वरिष्ठ कार्यकारी से कम नहीं होना चाहिए, एक सदस्य होगा। तीसरा जो है वो KVIB, KVK, DIC, SE, SBEC केवल शहद मिशन के मामले में, और MSME, DI पंचायत राज संस्थान और नाबार्ड के जो एक प्रतिनिधि है वो इसका सदस्य होगा। चौथा, संबंधित राज्य मंडल कार्यालय के संबंधित कार्यक्रम के नोडल अधिकारी इसके सदस्य और संयोजक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम देखें 4 सदस्य होंगे, अध्यक्ष, सदस्य और एक सदस्य इसका, और इसका नोडल अधिकारी जो है वो इसका सदस्य होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए मैंने नहीं लिखा है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, आपको PDF मिल जाएगा, आप जानते हैं एप्लीकेशन में। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया लाभार्थियों के पहचान के लिए। अब देखिए ये मशीनों, औजारों और उपकरण की खरीदी और वितरण। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए एक जो है वो क्षेत्रीय स्तरीय खरीद समिति होगी।
क्या होगी, क्षेत्र स्तर पर एक खरीद समिति होगी। आप इसको सिर्फ ये याद रखें, क्षेत्रीय स्तर खरीद समिति, और वहां पर जो है वो राज्य स्तरीय जो है वो समिति होगी जो लाभार्थियों का पहचान करेगी। इसमें बस आपको याद रखना है कि ये सदस्य जो है वो अध्यक्ष क्षेत्रीय उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित क्षेत्र का अध्यक्ष होगा, क्षेत्र के संबंधित राज्य और प्रभागी निदेशक इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा वही है कि VIB KVK DIC उसी का ही एक सदस्य होगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और एक FBAA कैडर का प्रतिनिधि जो उसमें देखा था, संबंधित SO DO MD TC ZO के वरिष्ठ कार्यकारी से कम नहीं होना चाहिए, एक सदस्य होगा। और उस जोन का राज्य या मंडल निदेशक एवं आंचलिक कार्यालय स्थित है, जिस जगह इसका आंचलिक कार्यालय स्थित है उसका जो निदेशक होगा उसका सदस्य या संयोजक के रूप में रहेगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, लाभार्थियों का अंशदान कितना है और KVIC खादी एवं ग्रामोद्योग कितना देगा। ठीक है, तो गैर पूर्वोत्तर राज्य मतलब जो असम नागालैंड वाला क्षेत्र है उनको, तो गैर पूर्वोत्तर राज्य में अनुसूचित जाति जो है वो कितना प्रतिशत देगी, जो भी लागत है उसका 10%, अनुसूचित जनजाति भी 10%, सामान्य भी जो है सामान्य 20%, और BPL जो परिवार है वो 1 भी रुपए नहीं देगा। अब इस 100% में जो भी डिफरेंस है उसको KVIC खादी एवं ग्रामोद्योग जो आयोग है वो देगी। जैसे अनुसूचित जाति 10% दे रहा है तो आयोग 90, अनुसूचित जनजाति 10% तो आयोग 90, सामान्य 20% तो आयोग 80, और BPL 0 तो BPL का पूरा जो है वो 100% आयोग द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, असम मेघालय नागालैंड मणिपुर, तो वहां पर अनुसूचित जनजाति का जो व्यक्ति है वो 5%, अनुसूचित जनजाति 5%, सामान्य 10% और BPL 10%। तो जनजाति अनुसूचित जनजाति पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इसका डिफरेंस 5 है तो ये 95%, ये 5 है तो ये 95%, ये 10 है तो ये 90% और ये 0 है तो ये 100%। मतलब यहाँ पर सीधा है दोस्तों, यदि 100 रुपए की लागत आ रही है तो अनुसूचित जनजाति वाला जो है वो 10 रुपए देगा और जो है आयोग इसमें 90 रुपए देगा। ठीक है, वैसे ही सामान्य वाला इसमें 20 रुपए देगा, आयोग इसमें 80 रुपए देगा। लेकिन हम पूर्वोत्तर क्षेत्रों की बात करें असम मेघालय में, तो यहाँ पर ये 5 रुपए देगा और आयोग कितना देगा, 95 रुपए देगा। तो इस प्रकार से चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों, आज हमने देखा है जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है, वो ग्रामोद्योग विकास योजना क्या था, उसके पात्रता के संबंध में बात करी, लाभार्थियों का चयन कैसे किया जाएगा उसके संबंध में हमने बात की। ठीक है, आगे इसके और भी क्लासेस आएंगे, करीब 5 से 6 क्लासेस बनेंगे। और दूसरा, हम छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग के विषय में भी चर्चा करेंगे। पहले मुख्य बातें बहुत ढंग से आप याद रखिए, उसके बाद सारी चीजें एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, मेरे ख्याल से वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है वो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जितना आप कमेंट करेंगे, वैसे आप धड़ाधड़ कमेंट कर रहे हैं वो दिख ही रहा है ना। कमेंट करने में शायद पैसा लगता होगा भाई, है नहीं लगता है तो जरूर कमेंट किया कीजिए। कोई भी टीचर, किसी भी टीचर से आपको यदि लाभ मिलता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ सुधार करना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, है ना, ताकि टीचर्स को मोटिवेशन आपके कमेंट से ही मिलेगा और वो और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।